नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके फेवरेट क्लास जो कि बायोलॉजी स्पेशल का शुरू हो गया है। आज हम दूसरा क्लास पढ़ेंगे। तो कल का जो पढ़ाई हुआ था हम लोग का, जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था बायोलॉजी का, तो उसका जो पीडीएफ है आपके जो एप्लीकेशन है उसमें स्टोर कर दिया गया है, मैं अपलोड कर दिया गया। आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है। आज का क्लास लेट स्टार्ट इसलिए हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठीक है। इसके वजह से, बारिश होने की वजह से, और अभी भी बारिश हो ही रही है, फिर लाइट भी कट गई थी। आपको पता ही है कि जब बारिश होता है तो लाइट कट जाता है, तो इसके वजह से बहुत सारा दिक्कत हो, इसलिए आज का बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन हमको तो पढ़ने से मतलब है, चाहे 4 बजे पढ़ें 5 बजे पढ़ें, कंटेंट अपलोड होना चाहिए हर दिन। ठीक है। तो वही उसी को जारी रखेंगे। उम्मीद है कल का क्लास आपको समझ में आया होगा। आइए आज का क्लास शुरू करेंगे, और बैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप वहीं पे देख सकते हैं, जो कि एज यूजुअल देखते थे। दोस्तों को बताइए कि बायोलॉजी का बैच शुरू हो गया है, वो भी आके परचेज कर सकते। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का अलग अलग सब पार्ट्स क्या होता है, कौन किसके फादर होते हैं, कौन सी चीज़ का क्या बोला जाता है, ये सारा चीज़ हमने देखा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म से उनसे उनकी लाइफ के बारे में। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। तो उसी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखिए कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, यही पूरे विश्व में कितने तरह के होते हैं। ठीक है। उसी का है, तो उसी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। कह रहा है कि अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण जीव जगत को उनकी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं एवं कार्यों, ठीक है, के आधार पर विभिन्न वर्गों, मुख्यतः 5, कितने में 5 में विभक्त किया गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको आसानी से समझने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 तरीके से बांट सकते हैं। और क्यों बांटेंगे, क्या बेसिस होगा, तो उनकी संरचनाओं मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, उनकी विशेषताओं, ठीक है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके स्तर पर कार्य क्या काम करता है, उनके आधार पे हम लोग ने उसको 5 तरीके से बांटा है। ठीक है। आपको भी पता होगा, इसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया कहते हैं। वही क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है सेकेंड पॉइंट में कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का प्रारंभ कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनेनियस के द्वारा किया गया। तो ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवों का जो वर्गीकरण है, तो किसने किया है, तो कैरोलस लिनेनियस ने किया। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो आगे कह रहा है कि इन्होंने अपनी पुस्तक, क्या नाम है इनका, सिस्टेमा नेचुरे, मतलब कि सिस्टम ऑफ नेचर, नेचर का जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है उसको, ठीक है, ये ग्रीक टाइप का नाम लग रहा है, यूरोपियन नाम टाइप लग रहा है। ठीक है। में संपूर्ण जीव जगत को जंतु एवं पादप नाम 2 जगतों में विभाजित किया है। कैरोलस लिनियस को वर्गी की का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कल हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन कहा था, कैरोलिनियस को ही कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो पूरी बायोलॉजी है उसको प्लांट में और एनिमल्स में डिफाइन कर दिया। ठीक है। ज्यादातर चीजें जो जंतु में और पादप नाम, उसमें वो क्या करें, उनको क्लासिफाई कर दिया। इनके बुक का नाम क्या है, तो सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीवों में वैज्ञानिक नामांकन के लिए द्विनाम पद्धति, यानी द्विव का मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, का सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा ही दिया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में के 2 भाग होते हैं। तो कह रहा है कि जो प्रत्येक जीव का नाम होता है, हर ऑर्गेनिज्म का नाम, उसका 2 भाग होता है, 2 पार्ट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब ही होता है 2, ठीक है, मतलब 2। बाई का मतलब तो नॉमिलियन नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना। ठीक है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ये जो फिलोसफी है, जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, उसका भी किसने प्रतिपादन किया था, तो कैरोलस लिनेनियस ने किया था। ये था चौथा पॉइंट इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पहले भाग में वंश यानी कि जीनस, ठीक है, बड़े अक्षरों में, तथा दूसरे भाग में जाति यानी कि स्पीसीज लिखा जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो नाम होता था उसका 2 भाग होता था। ठीक है। पहला भाग को क्या कहते हैं, वंश, जिसको जीनस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे भाग में क्या होता है, जाति यानी कि स्पीसीज। यहाँ पे जाति मानव जाति वाली नहीं बात हो रही, स्पीसीज मतलब
हर एक स्पीसीज का हर एक जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म उनकी स्पीसीज होती है। जैसे मानव जाति एक स्पीसीज है, ठीक है, गाय एक स्पीसीज है, जो पक्षी है जिसमें कोई एक पक्षी कबूतर ले लेते हैं तो कबूतर एक स्पीसीज है, ठीक है, तो उसको ये स्पीसीज कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उदाहरण आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन। ये सबको पता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मानव का यानी कि ह्यूमंस का जो मॉडर्न नेम है यानी साइंटिफिक नाम है उसका क्या नाम है? होमो सेपियन। आपने देखा इसमें दो तरीका है, पहला क्या है होमो और दूसरा है सेपियन। तो होमो क्या है? तो ये होमो ही कुछ नहीं है बल्कि जीनस है, ठीक है, और ये सेपियंस क्या है? ये स्पीसीज का नाम, ठीक है। तो हमने देखा था कि किसी का भी जो बायोलॉजी में साइंटिफिक नाम रहता है उसका दो भाग रहता है, ठीक है। तो पहला नाम क्या होता है? वो जीनस से रिलेटेड होता है यानी कि वंश से रिलेटेड होता है, और दूसरा नाम जाति यानी स्पीसीज से रिलेटेड होता है। जैसे मानव का नाम होमो सेपियंस है तो होमो हो गया जीनस यानी कि वंश और सेपियंस होगा स्पीसीज यानी कि जाति से भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इन नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ दिया जाता है जिसने सर्वप्रथम इस जाति की खोज की या नामांकन किया। तो ज्यादातर जो भी खोज होता है तो लोग जो भी साइंटिस्ट उसको खोज करता है उसके नाम से भी ऐड कर दिया जाता है ताकि उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो वैज्ञानिक होते हैं उनका भी नाम इसमें जोड़ दिया जाए। जैसे मानव का पूरा नाम होमो सेपियन लीन, मानव जाति का पूरा नाम क्या है? होमो सेपियन लीन। तो होमो देखा हमने क्या है? होमो है जीनस यानी कि वंश, सेपियंस क्या है? स्पीसीज यानी कि जाति का नाम, और लीन क्या है? यही वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना कि लास्ट में साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ दिया जाता है उनके रिकॉग्निशन को याद करने के लिए। उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है अपने क्लासिफिकेशन में अपने, तो उसी को याद रखने के लिए, ठीक है। तो मानव जाति का पूरा नाम क्या है? होमो सेपियंस लीन। लीन कौन है? वो साइंटिस्ट का नाम। आगे कह रहा है कि लीन शब्द वैज्ञानिक लीनियस के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो लीन कौन है? वही लीनियस जो कैरोलिनस लीनियस हमने पीछे पढ़ा था, वही उनका आगे का लीन नाम उसमें ऐड कर दिया। अब ये व्यक्ति है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर कौन है? जो 1969 में जीवों को 5 भागों में विभाजित किया। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का 2 पार्ट में नाम होता है, जो उसका साइंटिफिक नाम होता है उसका 2 भाग होता है। पहला नाम जिसको बोलते हैं जीनस यानी कि वंश, और दूसरा नाम जिसको बोलते हैं जाति यानी कि उसका स्पीसीज क्या है, ठीक है। जैसे होमो सेपियंस हमने देखा, इसमें होमो क्या है? वंश, और सेपियंस क्या है? जाति, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब इतने ऑर्गेनिजम्स हो गए हमारे यहाँ तो उसको अलग अलग चीजों में क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई करना, वो किन्होंने किया है? आर.एच. व्हिटेकर ने किया, ठीक है। तो यही व्यक्ति है आर.एच. व्हिटेकर जिन्होंने जो जीव है उनको अलग अलग 5 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से सबको पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। इसको हम लोग मोनेरा के नाम से जानते हैं, प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, फंगाई यानी कवक के नाम से जानते हैं, पादप यानी कि प्लांटी के नाम से जानते हैं, जंतु यानी कि एनिमिलिया के नाम से जानते हैं। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। क्वेश्चन पूछता है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको किसने प्रतिपादित किया था, कौन से ऐसा साइंटिस्ट था, कौन है? तो आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा होगा, कवक यानी कि फंगाई, ठीक है, पादप यानी कि प्लांटी, और जंतु यानी कि एनिमिलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सबसे पहला क्या है? मोनेरा। तो ये किंगडम कौन सा है? मोनेरा जगत है, ठीक है। मोनेरा है, तो मोनेरा क्या है, कैसे है, उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक कोशिकीय क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, मतलब कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए, इसमें 2 वर्ड है पहले पॉइंट में, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक और केंद्रक नहीं पाया जाना, ठीक है। यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब होता है 1, ठीक है, यूनि का मतलब 1, सेल्युलर का मतलब सेल, और प्रोकैरियोटिक एक क्लासिफाई करने का तरीका है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो मोनेरा होता है ये क्या होता है? यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? जो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जो खाना खुद बनाते हैं उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। जैसे ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। प्रोकैरियोट्स में क्या हो गया? जो
प्रोकैरियोट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। और प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि ये खाना खुद नहीं बन, एक सेकेंड, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि ये लोग में जो केंद्रक होगा वो नहीं पाएगा, मतलब जो न्यूक्लियस रहेगा वो कम जो होगा वो कम डेवलप होगा। ठीक है, तो ये नहीं, ये तो ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स की बात है। ये जो न्यूक्लियस वाला जो भाग है, न्यूक्लियस अंडर डेवलप मतलब कम डेवलप रहता है। यहीं पे वो बात लिखा है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है प्रोकैरियोट्स, जो केंद्रक रहता है वो कम डेवलप रहता है तो उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिसमें केंद्रक अच्छे से यानी न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप रहता है उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा था कि यूनिसेल्युलर मतलब वन सेल वाले होंगे, और प्रोकैरियोट्स मतलब उसका जो न्यूक्लियस रहेगा बहुत प्रिमिटिव रहेगा, पुराने जमाने का रहेगा, वेल डेवलप नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है किसमें, किंगडम मोनेरा में। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल वाले, प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें अच्छे से डेवलप नहीं होता है, और न्यूक्लियस किसी में होता है, जिसमें होगा बहुत कम होगा, और ज्यादातर में न्यूक्लियस नहीं होता, यही केंद्रक नहीं होता। ठीक है, दूसरा है इनमें अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा नहीं घिरा रहता, बल्कि कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। तो कह रहा है कि इनमें जो, अब आपको पता है कि हर चीज में डीएनए होता है, तो इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा रहता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, केंद्रक की जो झिल्ली है, जो केंद्रक की बाहर वाली परत होती है जो उसको इनक्लोज करके रखती है, उसके अंदर में रहता है केंद्रक। ठीक है, तो वो झिल्ली इनमें नहीं होती। इनमें नहीं होती है तो मोनेरा सिंपल सा कह रहा है कि हर चीज में केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक हो भी सकता है कि इसमें केंद्रक नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर में केंद्रक नहीं होता। अभी कह रहे जो इनका डीएनए होता है, तो डीएनए को एक झिल्ली प्रोटेक्ट करके रखती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि केंद्रक वाली झिल्ली। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें नहीं घिरा रहता। अब झिल्ली ही नहीं रहेगा तो डीएनए क्या रहता है, ओपन रहता है। जो साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं उसमें ओपन ही रहता है, उसमें क्या है, कोशिकीय द्रव जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसमें ओपन रहता है। मतलब देखिए कि अगर ये एक मोनेरा है तो इसका आउटर लेयर जो है वो नहीं है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, यानी कि कोशिका द्रव में तैरता हुआ मिलेगा आपको। उसके लिए एक स्पेशल कवरिंग जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यानी केंद्रक झिल्ली होता है वो नहीं पाया जाता है मोनेरा में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं तथा 705 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रकार छोड़ दीजिए, इसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और कोशिकांग जो होता है वो अनुपस्थित होते हैं, मतलब वो उनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, आखिरी नेक्स्ट पॉइंट की पोषक स्तर पर ये जीव ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी और परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं, जिसको स्वपोषी बोलते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स परपोषी। तो स्वपोषी क्या है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं कहते हैं, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, उसी से याद रखिएगा। ठीक है, स्व का मतलब ये होता है सेल्फ। ठीक है, स्व और ऑटो दोनों का मतलब सेल्फ। ठीक है, और हेट्रो और पर का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब दूसरों पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो ये या तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब स्वपोषी हो सकते हैं या परपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कौन, मोनेरा वाले। इसका जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया होगा, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो क्या है एक बार शॉर्ट में समझते हैं। मोनेरा में क्या है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे, इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका जो डीएनए होता है वो जो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में ओपनली तैर रहा होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। किसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसको जो डीएनए को कवर करके रखता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि परपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया गया है, अभी मोनेरा के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए चीज क्या है कि सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम एंड द साइंटिफिक नेम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना मोनेरा से पहले कि हर एक जंतु का साइंटिफिक नाम होता है। ठीक है, तो उसके दो पार्ट्स होते थे, पहले वाले को क्या बोला जाता था, जीनस यानी कि जीनस, और दूसरा क्या था, दूसरा जीनस के बाद था उसके स्पीसीज। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं मैं।
यहाँ पे देखिए कैलोलिनेस जिसमें ये क्या था, ये था हमारा जीनस और ये था स्पीसीज। तो वही बात कह रहा है कि उसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हर चीज का देख रहे हैं, दो दो नाम है देख रहे हैं, एक इधर नाम है कि इधर। तो ये क्या हो जाएगा, जो पहला वाला हो जाएगा वो हो जाएगा जीनस और दूसरा वाला हो जाएगा स्पीसीज यानी कि जाति। ठीक है, तो कुछ सामान्य नाम है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो जो मेंढक होता है उसको क्या बोला जाता है, राना टिग्रीना। ठीक है, मेंढक को क्या बोला जाता है, राना टिग्रीना। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम ऐसा नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट है। आप सबको देखते चलेंगे, सबको पढ़ते और रिवीजन करिए चलते चलिएगा, और इसको याद भी करना उतना ही जरूरी है। कब कौन एग्जाम में पूछ देगा, देयर इज नो रीजन एंड डाउट। ठीक है, कब कोई उसका भरोसा नहीं। करेगा धान क्या है, धान को क्या बोलते हैं, तो धान को बोलते हैं ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा बोलते हैं धान को। मेढक को क्या बोलते हैं, राना टिग्रीना। धान को क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा। और सरसों, सरसों को क्या बोलेंगे, तो ब्रेसिका कंपोसिट। ब्रेसिका, देखिए नाम थोड़ा सा बहुत बड़ा इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे। ये ब्रेसिका के बाद यहाँ पे है ब्रेसिका यहाँ से, और ये कैम्पेटेरेसिस है। ठीक है, कैम्पेटेरेसिस ऐसे पढ़ सकते हैं। चना, चना को क्या बोलेंगे, सिसिर एरिटेनियम। फिर है गेहूं, गेहूं को क्या बोलेंगे, ट्रिटियम और एस्टिवम। और फिर है मटर, पाइसम, सटाइवम। ये सब साइंटिफिक नाम है, इसलिए थोड़ा सा उटपटांग है या टेढ़ा मेढ़ा कह लीजिए, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आम को क्या बोलेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका। आम को क्या बोलेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मानव जाति को ये भी पता है, होमोसोपियंस लीन हमने देखा था, लीन साइंटिफिक नाम जुड़ गया था। ठीक है, तेंदुआ पैंथेरा पारडस। आगे थोड़ा और आ गया, बाघ का क्या नाम है, तो पैंथेरा टिग्रिस। बाघ क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। शेर क्या है, पैंथेरा लियो। गाय क्या है, बॉस इंडिकस। ठीक है, बिल्ली क्या है, प्लेलिस कैक्टस। और कुत्ता क्या है, तो ये है कैनिस लूपस फैमिलियरेसिस। ठीक है, तो ये क्या है, बाघ, शेर, गाय, बिल्ली और कुत्ता का ये सब साइंटिफिक नाम है, ऊपर भी पढ़ा नीचे भी पढ़ा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा के एग्जाम्पल होते थे, हमने देखा था ना। यहाँ पे देखिए, हमने देखिए जीवाणु बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल होते हैं, मोनेरा के एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो अभी देखते हैं कि बैक्टीरिया आखिर में होता क्या, यानी कि जीवाणु होता क्या। ठीक है, और ये किसके भाग है, ये सब मोनेरा का भाग है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल वो मोनेरा किंगडम के भाग है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं तो उसी के बारे में देख रहे हैं। तो जीवाणु उसके टाइप हैं, तो बैक्टीरिया क्या है, तो कह रहे हैं कि जीवाणु की खोज एंटोनियो वॉन लेवेनहुक ने किया था। एंटोनियो वॉन लेवेनहुक ने किया था। ठीक है, इन्हें जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। और तथा इन्हें जीवाणु बैक्टीरिया नाम एहर्नबर्ग ने दिया था। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, परंतु अधिकांश जीवाणु विषम पोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये पॉइंट कह रहा है कि हमने पहले क्या देखा कि किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। तो ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इसका सबसे पहले खोज किसने किया था, तो एंटोनियो वॉन लेवेनहुक ने इसका खोज किया था। ठीक है, इसी वजह से इनको जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये क्या हो सकते हैं, स्वपोषी और ये विषम पोषी, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं मोनेरा, हमने देखा था ये ऊपर, और ये हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आगे क्या कह रहा है, एजोटैबोक्टर एंड क्लास्ट्रिडियम नामक जीवाणु पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधे में कौन कौन सा बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो इसका दो नाम यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो क्या है, एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम, ये दो नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं किसमें, प्लांट्स में। तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु। आगे है दूध में क्या क्या मिलता है, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलियस नाम के बैक्टीरिया मिलते हैं। ये तो कॉमन नाम है,
ठीक है, तो दो नाम हमने आज जाना, एक तो लैक्टोबैसिलस सबको पता ही होगा, दूसरा क्या है तो स्ट्रेटोकोकस। ठीक है, स्ट्रेटोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस तो सबको पता ही होगा। तो ये जो दो जीवाणु होते हैं वो दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए दूध में यहाँ पे लिखा, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्पाद दही में क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि स्टेरोकोकस लैक्टिस होता है। ठीक है, तो पनीर के लिए क्या बनेगा, सहायक जो जीवाणु रहेगा लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, मक्खन के लिए स्ट्रेटोकोकस लैक्टिस और सिरका के लिए एसिटोबैक्टर एसेटी। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल क्या है, अभी एग्जांपल चल रहा है किसका, मोनेरा किंगडम का है। ठीक, सॉरी मोनेरा का एग्जांपल चल गया था, अभी दूसरा किंगडम हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा। तो हमने देखा था मोनेरा के बारे में, इसका एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, और अलग अलग चीज देखा कि बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें होती है। अभी दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास, प्रोटिस्टा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि यह केंद्रक युक्त, देखिए इसमें क्या आ गया, केंद्रक आ गया। प्रारंभिक यूकैरियो बैक्टीरिया जीव होते हैं जिन्होंने विकसित कोशिका यानी कि ऑर्गेनेलस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या हो रहा है कि अब प्रोटिस्टा हमने देखा था, मोनेरा में क्या था कि उनमें केंद्रक नहीं था, इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस आ गया है, और वो थे प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, ये है यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है, मतलब प्रिमिटिव होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस आ गया तभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूकैरियोटेड है। ठीक है, और इसमें कोशिकांग जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी अच्छे से पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में जीव एक कोशिकीय तथा बहुकोशीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सवाल, यूग्लिना, डायटम, अमीबा इत्यादि। तो कह रहा है कि ये यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। कौन, तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय भी हो सकता है, प्रोटिस्टा यानी मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो सवाल है, यूग्लिना है, डायटम है, अमीबा है और भी एटीसी। आगे बढ़ते हैं, अभी उसके बाद कौन सा है, तो कवक यानी कि किंगडम फंजी। तो फंगाई बोलिए, फंगी बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में कवक बोला जाता है इसको। तो क्या कह रहा है कि कवक यूकैरियोटिक जीव है। कैसा है ये, यूकैरियोटिक। अब जो भी जीव आएगा ना, तो उसमें ज्यादातर टेंडेंसी होगी कि वो यूकैरियोटिक ही होगा, क्योंकि अब देखिए, अब कोई भी चीज बड़ा होता है तो उसमें जो एडवांसमेंट है वो बढ़ती जाती है। इसी की वजह से जो मोनेरा था उसमें कम एडवांसमेंट था, तो न्यूक्लियस कम नहीं था। ठीक है, इधर लेस डेवलप और नॉट प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में आए तो हमने पढ़ा कि उसमें न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक। तो उसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो डेवलप होंगे और न्यूक्लियस भी डेवलप होगा, इसलिए वो यूकैरियोटिक्स होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें सुहानी उत्तक यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज तथा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। यह परिजीवी अथवा मित्रोपरिजीवी होते हैं। कवकों की कोशिका विधि यानी कि काइटिन से निर्मित होती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया, कवक यानी कि फंगाई में, कि ये है क्या, यूकैरियोटिक। इनमें वैस्कुलर टिश्यूज हो गए और हरित लवक भी होंगे यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाएंगे। ठीक है, फंगाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट किंगडम में होता है, फंगाई किंगडम में नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनी उत्तक क्या होगा, प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, आगे कह रहे ये परिजीवी अथवा मित्रोपरिजीवी हो सकते हैं। ठीक है, और जो कवकों की भीति होती है यानी कि जो वॉल होता है, जो फंगाई का जो वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। जैसे मान लीजिए फंगाई है तो इसका जो आउटर वॉल होगा वो काइटिन से बना होता है, जिसको काइटिन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मार्सेला, अगरिकस और मशरूम इत्यादि कवक सब्जी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सब्जी के रूप में है, जो हम लोग खाते हैं मशरूम तो सबको पता ही होगा। तो मार्सेला भी है, अगरिकस भी है और मशरूम, ये सब्जी के रूप में पाए जाने वाले जो है कवक है यानी कि फंगाई है। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है तथा टेरामाइसिन है इत्यादि प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, हमने ये देखा था। तो इसमें क्या हो गया किंगडम फंगाई में, तो यूकैरियोटिक्स होंगे। यूकैरियोटिक्स का आपको बता चुके हैं हम। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनीकरण उत्तक होंगे और जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होगा।
ठीक है। ये परजीवी और मित्रों परजीवी भी हो सकते हैं। इसका जो वॉल होता है फंगाई का वो काइटिन से बना होता है। मार्सेला अगरिकस और मशरूम ये खाने वाली सब्जियां हैं जो कि कवक कहलाते हैं। पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेरामाइसिन इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे लाइकेन, इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है, तो कह रहे हैं कि लाइकोन सहजीविता यानी कि म्यूचुअलिज्म, ठीक है, का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शैवाल एवं कवक परस्पर लाभान्वित होते हैं। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है यानी कि सहजीविता, सह का मतलब साथ, जीविता का मतलब जीवित रहने वाला। तो जो दो ऑर्गेनिज्म मिलकर साथ जीवित रहे तो उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा, सहजीविता कहा जाएगा। उनमें शैवाल और कवक जो हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए लाभान्वित है, मतलब एक दूसरे के लिए हेल्प करता है, दूसरा पहले के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो वैसे जो जीवन जीते हैं या एग्जिस्ट करते हैं या बिताते हैं उनको हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि शैवाल और कवक जो उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो लाइकेन्स उसके एग्जाम्पल हैं। आगे कह रहा है कि शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं तथा कवक जल से खनिज पदार्थ का अवशोषण करके शैवाल को प्रदान करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कवक, ये हो गया शैवाल। ठीक है, तो कवक क्या करेगा, तो कवक भोजन प्रदान करेगा। कवक क्या करेगा, भोजन देगा इसको शैवाल को, और शैवाल क्या करेगा, तो जल से खनिज पदार्थ लेके शैवाल को देगा। ठीक है, तो यही शैवाल और कवक का यही काम है। तो म्यूचुअलिज्म जब भी होगा तो दो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, लाभान्वित करेंगे, इसलिए सहजीविता उनको कहा जा रहा है। तो इन दोनों में है शैवाल और कवक। तो शैवाल का यहाँ पर क्या काम है कि वो खनिज पदार्थ लेगा जल से और वो कवक को देगा, और कवक उस खनिज पदार्थ से क्या करेगा, खाना बना के फिर शैवाल को देगा। ठीक है, यही है म्यूचुअलिज्म। आगे चलते हैं, इसको अभी खत्म कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे, देखिए लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ये प्रदूषित स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। तो अब ये इन्वायरमेंट जब डिग्रेड होता है, जब क्लाइमेट चेंज आता है, तो सबसे पहले जो उन पे असर पड़ता है वो लाइकेन्स ही है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। यह प्रदूषित स्थान से विस्थापित हो जाता है, मतलब जो भी स्थान प्रदूषित हो गया, ठीक है, वहां से ये लाइकेन्स हट जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको देख के हम लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ ये जो एरिया है वो कितना पॉल्यूटेड है, लेस पॉल्यूटेड है, मोर पॉल्यूटेड। ठीक है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ये एग्जाम आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। लाइकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा को क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजी बोलेंगे। तो जो लोग विज्ञान में लाइकेन्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको लाइकेनोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया रह गया है, और प्लांट्स किंगडम के डिवीजन है, फिर एल्गी है, और फिर आगे भी है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा है, और एक दिन में अगर बताएंगे तो आप बोर भी हो जाइएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल 1-2 मिनट में इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा। हमने देखा कि 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो साइंटिफिक नाम होता है उनका नाम देने का वर्गीकरण जो है कैरोलिस लिनियस ने किया था। उनकी एक बुक थी क्या, तो पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे उनका बुक था। ठीक है, हमने देखा था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। तो हमने देखा था कि बाइनोमियल मतलब जो दो नाम देने का प्रचलन इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है, बाइनोमियल मतलब दो। फिर हमने आगे क्या देखा, आगे देखा कि ह्यूमंस का नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है। ठीक है, देखिए तो होमो को हम लोग जीनस यानी कि वंश बोलते थे, और सेपियंस को स्पीसीज यानी कि जाति बोलते थे। अब जो भी नाम दो आता है तो पहला नाम उसका जीनस यानी कि वंश से जुड़ जाता है, और दूसरा नाम स्पीसीज यानी कि जाति से जुड़ जाता है। जैसे कि होमो सेपियंस है तो इसमें होमो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, जाति है, और लीन कौन है, ये साइंटिस्ट है। आगे हमने देखा कि जो आर.एच. शेटेकर है उन्होंने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको इन्होंने दिया था। ठीक है, आर.एच. शेटेकर। तो हमने देखा कि 5 तरह का होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन है वो देखा था। और ये क्या होते थे, यूनिसेलुलर होते थे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस लेयर्स डेवलप होता है, उसको प्रोकैरियोट्स, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके डीएनए को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कोशिका द्रव में ही यानी साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहते हैं। फिर हमने देखा क्या कि ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जीवाणु देखा, और जीवाणु के बारे में पढ़ा भी, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। फिर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नाम जो साइंटिफिक नेम्स होता है अलग अलग चीजों का। ठीक है, ये भी हमने देखा।
फिर बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि इसका जो खोज है एंटोनियो वान लेवेन्होक ने किया था, बैक्टीरियोलॉजी के ये फादर कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसमें विषम कोशी और स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दोनों हो सकते हैं ये। फिर आगे हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का जिसमें न्यूक्लियस ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं, ये यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। शैवाल, युगनीला, डायटम, अमीबा इसके एग्जाम्पल्स हमने देखा। फिर आगे हमने क्या देखा कि इसके जो वॉल्स होते हैं, जो कवक जो फंगाई होता है उसके बारे में हमने देखा। तो कवक वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यूकैरियोट्स होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है और इसका जो वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल देखे, उसके स्टडी को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। फिर लाइकेन के बारे में देखा कि लाइकेन में म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें शैवाल और कवक पार्टिसिपेट करते हैं। शैवाल क्या करता है, वो खनिज पदार्थ कवक को देता है, कवक भोजन बना के शैवाल को देता है, वो दोनों इसी प्रकार जीवित रहते हैं, ठीक है। और फिर हमने आगे देखा कि लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक है और लाइकेन के स्टडी को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, ठीक है, और जो 2-3 क्लासिफिकेशन बची है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको अवगत कराइए कि आज दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया, जल्दी से बैच परचेज कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे जो सीरीज जा रहा है तो यूट्यूब पे तो सारा जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो आज क्लास का PDF है वो इसमें और कुछ जो क्लासिफिकेशन रह गया उसको समझाने के बाद उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज का क्लास देखिए आप उसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा और जो पिछला क्लास है उसका PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में।